चल रहा था महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर योगदान। ठीक है, और इसी को आगे बढ़ाते हैं अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी का योगदान। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। अब इसके बारे में अपने आगे चर्चा करते हैं। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल करना मेरे साथ में। सबसे पहली बात अपने पढ़ी थी कि महात्मा गांधी की जो उपाधियां हैं वो कई सारी उपाधियां अपने पढ़ी। उपाधियों का मतलब ये है भाई समय समय पर इनके ऊपर जो टिप्पणियां की गई थी ये भी इनकी आजकल जो उपाधियों के रूप में पेपर में पूछा आता है। फिर इसके बाद में अपने आगे चर्चा की थी कि महात्मा गांधी का जो जीवन परिचय है वो कैसे है, पिता का नाम, माता का नाम, प्रारंभिक शिक्षा और वकालत की शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए थे, वो भी अपने बातें पढ़ी। फिर इसके बाद में अपने आगे चर्चा की थी कि इनके द्वारा एक तो आपको याद रखनी है लिखी गई किताबें और एक इनके द्वारा चलाए गए समाचार पत्र, दोनों ही पेपर के अंदर पूछे आते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपनी चर्चा हुई थी कि महात्मा गांधी ने जो है वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर किस प्रकार से जो है वो रंग भेद की नीति के खिलाफ कार्य किया। और उसके बाद में अपने आगे चर्चा कर ली थी कि महात्मा गांधी का किस प्रकार भारत में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जो है वो आगमन हुआ, किन कारणों से हुआ, वो भी अपने चर्चा की। फिर भारत के अंदर आने के बाद में इन्होंने जो है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया और कहां से इन्होंने अपना पहला आंदोलन शुरू किया। पहला आंदोलन अपने पढ़ा चंपारण किसान आंदोलन। चंपारण किसान आंदोलन के अंदर जो है वो यानी कि 3 कटिया प्रथा के खिलाफ यह आंदोलन हुआ था। और यहाँ पर अपने देखा था कि जो 3/20 भाग के ऊपर जो नील की खेती करनी अनिवार्य थी उसके विरोध में यह आंदोलन चला था। अब क्या है, इसके बाद में चंपारण किसान आंदोलन के बाद में अगला एक और आंदोलन हुआ था जिसे अपने पढ़ते हैं अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। और ये जो आंदोलन था इस आंदोलन के अंदर हमने देखा कि 15 मार्च 1918 महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार जो भूख हड़ताल की, ये भी अपने चर्चा की। फिर इसके बाद में अपने चर्चा की थी कि जो है वो इंडियन टेक्सटाइल ट्रेड यूनियन का जो गठन किया गया था, जो तात्कालिक भारत की सबसे बड़ी मजदूर यूनियन थी, उसका गठन भी जो है वो किसने किया था, महात्मा गांधी। यहाँ पर एक और सिद्धांत दिया गया था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ये भी अपने चर्चा की थी। भी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी सबसे पहले किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। अब आज अपने आगे चर्चा करते हैं अगले आंदोलन से। और ये जो आंदोलन है वो अपने को याद रखना है भाई, अगला आंदोलन हुआ था खेड़ा किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन है, खेड़ा किसान आंदोलन। याद रखना अपने जो 2 आंदोलन पढ़े हैं इससे पहले, ये आंदोलन एक तो अपने किसान आंदोलन के रूप में देखा था चंपारण किसान आंदोलन, एक आंदोलन अपने पढ़ा था अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। नेक्स्ट अपनी चर्चा फिर एक किसान आंदोलन पर योगी जिसका नाम है खेड़ा किसान आंदोलन। थोड़ा सा सुनना, खेड़ा किसान आंदोलन को भारत का प्रथम सुव्यवस्थित किसान आंदोलन भी माना जाता है। सुव्यवस्थित किसान आंदोलन यानी कि इससे पहले भी बहुत सारे किसान आंदोलन हुए थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में जो रहा था सुव्यवस्थित रूप से होने के कारण वो कौन सा था, खेड़ा। अब खेड़ा में क्या था कि खेड़ा जो है वो अपनी बात करें तो खेड़ा एक क्षेत्र है जो आज पड़ता है कहां पर है, गुजरात। मैंने आपको बताया था अभी पहले ये क्षेत्र बंबई का भाग था। बंबई से 1960 के अंदर गुजरात जो है वो एक राज्य के रूप में अलग अस्तित्व में आया। अब क्या है कि यहाँ पर खेड़ा के अंदर क्या था कि ये जो बंबई क्षेत्र है यहाँ पर अकाल की स्थिति बनी हुई थी, लोग जो है वो अकाल से त्रस्त थे। और अंग्रेजों ने जो है जो भारतीय किसान थे इनको भूमि जो है उसका आवंटन किया हुआ था। अब ये जो किसानों को भूमि आवंटित की हुई है, इस भूमि के अंदर अपनी बात करते हैं तो ये जो भूमि है इसके ऊपर जो है वो अंग्रेजों के द्वारा एक फिक्स कर लगा रखा था 1/4 भाग। ये जो था उस समय भूमि के आवंटन पर अंग्रेज क्या थे कि कर वसूल करते थे 1/4 भाग पर। अब क्या है कि 1918 के अंदर जो खेड़ा क्षेत्र है यहाँ पर इतना भयंकर अकाल था कि जो किसान है उनके खेत के अंदर जो है वो जो उपज थी वो बिल्कुल एकदम नाम मात्र थी, उनके खाने के भी लाले पड़ गए थे। अब क्या है कि अंग्रेजों ने अपने जो इस कर के जो ड्राफ्ट के अनुसार जो है किसानों के ऊपर कर लगाया, कर की मांग की तो किसान जो है विद्रोह पर उतरे और उन्होंने जो है अंग्रेजों को कर देने से मना कर दिया। अब क्या था कि यहाँ पर आगे अगर अपनी बात करें तो इस आंदोलन को चला रहे थे मोहनलाल पांड्या। कौन थे, मोहनलाल पांड्या। और मोहनलाल पांड्या ने जो है वो यहाँ पर एक किसानों को नारा दिया था कि कर मत दो। कौन सा नारा, कर मत दो।
याद रखना ये जो नारा दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था? मोहनलाल पांड्या के द्वारा। नारा कौन सा है? कर मत दो। अब क्या है कि महात्मा गांधी जो थे वो इस आंदोलन से जुड़े और उल्लेख मिलता है कि महात्मा गांधी ने यहाँ पर अंग्रेजों को, वही है भी एक धमकी अपने कह सकते हैं भी, आप लोगों को जो है वो किसानों की समस्याएं सुननी पड़ेगी, किसानों की मांगे माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं भारत में चलाऊंगा सत्याग्रह। वही बात है, सेम ही बात जो अपने पढ़ के आए थे, कहां पर है? चंपारण में। मैंने आपको बताया था भी किसानों की मांगे मानो अन्यथा मैं सत्याग्रह चलाऊंगा, और वहां पर अंग्रेज डरे भी, पता नहीं है सत्याग्रह क्या है। अब यहाँ पर फिर से वही धमकी है भी मैं सत्याग्रह चलाऊंगा। तो अंग्रेजों ने देखा भी ये सत्याग्रह है क्या चीज, अपने भी देखते हैं, ठीक है। और अंग्रेजों ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अब क्या है कि महात्मा गांधी ने जो है वो यहाँ पर 22 मार्च 1918 को जो है वो सत्याग्रह शुरू कर दिया। 22 मार्च 1918 को जो है सत्याग्रह क्या कर दिया? शुरू कर दिया। अब इससे पहले अपने सत्याग्रह के बारे में क्या चर्चा की कि 1906 के अंदर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाया। कहां पर चलाया? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। ये अपनी चर्चा करके गए थे। अब इसके बाद में जो है वो एक सत्याग्रह आंदोलन चला था भारत के अंदर 23 सितंबर 1913 को, और ये अपने पढ़ा था कस्तूरबा माखन जी के नेतृत्व में चला, जो अपने पढ़ा था गिरमिटिया प्रथा के खिलाफ, याद होगा आपको। फिर इसके बाद में एक बात और मैंने आपको बताई थी भी, सत्याग्रह की चेतावनी। सत्याग्रह शब्द जो है वो महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस आंदोलन में लिया था? तो वो कौन सा आंदोलन था? चंपारण। फिर यहाँ पर एक और शब्द आया दोबारा से भी, सत्याग्रह का जो है वो संचालन कब किया गया भारत में? तो कब किया गया? 22 मार्च 1918। और इस सत्याग्रह को जो है वो एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है हार्डिमन। क्या नाम है? हार्डिमन। हार्डिमन ने जो है इस सत्याग्रह को, हार्डिमन ने इस सत्याग्रह को गांधी का प्रथम वास्तविक सत्याग्रह बताया। गांधी का प्रथम और वास्तविक सत्याग्रह बताया। याद रखना ये लाइन जो पेपर के अंदर वास्तविक सत्याग्रह बताया, ये लाइन जो सीधी पेपर में आती है, ठीक है भी। गांधी का प्रथम वास्तविक सत्याग्रह हार्डिमन ने किसको बताया है? किसको बताया? खेड़ा आंदोलन के दौरान जो सत्याग्रह की चेतावनी दी गई थी, कब? 22 मार्च 1918। अब क्या है कि थोड़े टाइम के बाद में ये सत्याग्रह है क्या? सत्याग्रह का मतलब है भाई अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए सत्य के लिए आग्रह करना। दोबारा से सुन लीजिए, सत्याग्रह है क्या? अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए सत्य के लिए आग्रह करना ही क्या है? सत्याग्रह है। और इस सत्याग्रह को जब संचालित किया गया तो इनके साथ में यहाँ पर हजारों किसान जो है वो जुड़े और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। उल्लेख मिलता है कि जो महात्मा गांधी है उनके इस आंदोलन के अंदर इनकी मुलाकात होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। किससे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर अपनी बात करें, और इनके एक और भाई थे जिसका नाम है विठल भाई पटेल। याद रखना इन दोनों ने जो है वो मिलकर के महात्मा गांधी का यहाँ पर सहयोग किया, और ये आंदोलन भी जो है वो यानी कि किसानों के पक्ष में रहा, और उल्लेख मिलता है भी ये भी एक सफल किसान आंदोलन था। अब क्या है कि जब ये टॉपिक शुरू हुआ था तो मैंने आपको एक बात बताई थी भी, भारत में गांधी युग जो है वो कहां से कहां तक है? 1919 से लेके 1947। वो मैंने क्यों बताया? क्योंकि भारत में आते ही 3 किसान आंदोलन, या 3 जो बड़े आंदोलन है अपने कह सकते हैं, किसान आंदोलन नहीं है, बीच में एक अहमदाबाद मिल मजदूर भी था। 3 आंदोलन जो है वो लगातार 2 सालों के अंदर जो है वो इन्होंने सफल बनाई। अब क्या था कि खेड़ा किसान आंदोलन जब सफल हुआ तो भारत के बच्चे बच्चे के मुंह पर गांधी का नाम था, क्योंकि महात्मा गांधी एक ऐसी विभूति बनकर के सामने आए जिन्होंने बिना किसी हिंसा के मार्ग को अपनाते हुए जो है वो तीनों आंदोलन सफल बनवा दिए। और उसके बाद में 1919 के दौर से जो है वो भारतीय इतिहास में जो भी घटना होती है उसमें महात्मा गांधी का योगदान होता ही होता, यानी कि गांधी ही सब कुछ माने गए। इसलिए जो है 1919 से लेकर 1947 तक के दौर को क्या नाम दिया गया? गांधी युग। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आ गई सारी बातें। अब क्या था कि इसके बाद में भारत के अंदर जो है वो एक अलग घटना घटी। सुनना वो घटना क्या थी? कैप ने चर्चा की थी एक एक्ट के ऊपर। जब मैंने आपको चंद्रशेखर आजाद करवाए थे तो उस समय मैंने आपको एक एक्ट बताया था, कौन सा? रोलेट एक्ट। अब क्या था कि 1918 के अंदर अपने देखा 1917 में चंपारण, फिर अपने 15 मार्च 1922 को अपने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और 22 मार्च 1918 को जो है खेड़ा किसान आंदोलन। ये किसान आंदोलन जब सफल हुए तो जो भारत के युवा थे, इन युवाओं ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो क्रांति के मार्ग भी अपनाए, और भारतीयों को लगने लग गया भी अब अंग्रेज हमारे सामने झुकना शुरू हो गए हैं। तब क्या था कि भारत के अंदर जगह जगह पर क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई।
ठीक है। अब क्या था कि जो स्थानीय गतिविधियां हैं इनको रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक एक्ट लागू किया जिसका नाम है रोलेट एक्ट। और ये अपनी चर्चा की थी कि रोलेट एक्ट जो है ये 17 मार्च 1919 को जो है वो सेंट्रल असेंबली के अंदर पारित किया गया। और इसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे सिडनी रोलेट। दोबारा से रिपीट हो रही है सारी बातें जो मैंने आपको पहले बता दी हैं। सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक्ट पारित कर दिया। और इसमें क्या प्रावधान थे, क्या किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये एक्ट भारतीयों के भारी विरोध के बावजूद भी 21 मार्च 1919 को जो है वो पूरे भारत में लागू कर दिया। अब क्या, जब ये रोलेट एक्ट लागू हुआ तो एक बात आई भी, ना अपील ना दलील और ना ही वकील। और इस रोलेट एक्ट के विरोध के अंदर जो है वो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा बनाई। क्या बनाई? सत्याग्रह सभा। और ये सत्याग्रह सभा जो है इसका गठन किया गया 26 मार्च 1919 को। कब किया गया? 26 मार्च 1919 को। यानी कि स्थानीय जो युवक थे इनको मिलाकर के भारत में एक सभा बना दी जिसका नाम क्या है? सत्याग्रह सभा। अब क्या है, सत्याग्रह सभा के जो लोग थे इन्होंने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और दिल्ली के अंदर इन्होंने जो है वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो है वो भीड़ जुटानी शुरू कर दी। अब क्या है कि उल्लेख मिलता है कि 8 अप्रैल 1919 महात्मा गांधी जो है वो दिल्ली की ओर जो है अपनी सभा को लेकर के रवाना हुए। तो इस भीड़ को जो है वो दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए जो है महात्मा गांधी को जो है वो पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। कहां से गिरफ्तार कर लिया? पलवल रेलवे स्टेशन जो है यहां से महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। पलवल रेलवे स्टेशन आज कहां पर पड़ता है? हरियाणा। ठीक है। और इनको जो है वो ले जाकर के अंग्रेजों ने छोड़ा मुंबई। ठीक है, बहुत दूर ले गए। कहां पर ले गए? मुंबई। यानी कि पलवल से उठाया और कहां पर टेक दिया? मुंबई में। और पीछे से जब मुंबई से वापस आते इतने के अंदर अंग्रेजों ने पूरा मामला शांत कर दिया और इस सत्याग्रह सभा को भी अंग्रेजों ने तबाह कर दिया। अब यहां से क्या कुछ सुनाएगा, इस घटना से सुनना। महात्मा गांधी की भारत में प्रथम बार गिरफ्तारी, भारत में प्रथम जो गिरफ्तारी हुई थी, ये प्रथम गिरफ्तारी कहां पर हुई थी? तो कहां पर हुई थी? पलवल रेलवे स्टेशन पर। और किस घटना के विरोध में? रोलेट एक्ट के विरोध में। गिरफ्तारी कब हुई थी? 8 अप्रैल 1919। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना इसके ऊपर। कईयों के दिमाग में ये होगा, आपके अंदर कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है भी ये तारीखें पेपर में क्या आती है। आपके मन में भी कहीं ना कहीं एक बात चल रही होगी भी ये तारीखें पेपर में नहीं आती। देखो, तारीखें आपको रटनी ही पड़ेगी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर आपको ढंग के नंबर लेके आने हैं, क्योंकि सारी स्टोरी आपके सामने से निकल रही है। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं सारे मैं आपको बताऊंगा। आने क्वेश्चन यहीं से ही है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आश्वस्त करता हूं एकदम। लेकिन आपको जो है बकायदा तारीखें जो है अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि तारीखें याद होगी तो अपने घटनाएं जो उनको रिलेट करके पेपर के अंदर सोलो कर लेंगे। लेकिन तारीखें आप भूल गए ना तो फिर जो है सारा मामला गोलमाल है। अब क्या है कि यहाँ पर भारत में प्रथम गिरफ्तारी हुई। अब इसके बाद में अपने एक और घटना यहाँ पर पढ़ के आए थे भी, इसी रोलेट एक्ट के विरोध के अंदर जो है 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 बड़े नेता गिरफ्तार हुए। एक का नाम है सत्यपाल और एक का नाम है सैफुद्दीन किचलू। ये मैंने आपको बताया था, सैफुद्दीन किचलू। और ये दोनों के दोनों नेता कहां के थे? तो कहां के थे? पंजाब के। पंजाब में इनकी गिरफ्तारी हुई। अब इनकी गिरफ्तारी के अंदर जो है, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो है वो किसानों की भीड़ जुटी कहां पर है? जलियांवाला बाग के अंदर, जलियांवाला बाग। और ये हत्याकांड हुआ कितनी तारीख को? 13 अप्रैल 1919। इस हत्याकांड के अंदर अपने पढ़ा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, इस हत्याकांड के अंदर जो है वो एक कमेटी बैठी थी। कौन सी? हंटर कमेटी। अंग्रेजों की ओर से गठित थी। कितने सदस्य थे? 8। 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय। राइस, रस्किन, स्मिथ, बरो, मैंने 5 आपको बताई। साहेब आजादी, चिमनलाल सीतलवाड़ और जगत नारायण, ये जो है इसके क्या थे? भारतीय सदस्य थे। फिर यहाँ पर अपने चर्चा और की कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के अंदर कुछ जनों ने अपनी उपाधियां त्यागी थी। किस किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन सी उपाधि त्यागी? नाइटहुड। जमनालाल बजाज ने, राय बहादुर और शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। फिर अपने आगे और चर्चा की कि जो हंटर आयोग है उसकी रिपोर्ट आई मार्च 1920 में। गठन किया गया अक्टूबर 1919 के अंदर।
रिपोर्ट आई मार्च 1920 और रिपोर्ट में इसे एक मानवीय भूल बताया गया। अंग्रेजों ने इंडिमिनेट बिल लागू करके ओडी डायर को ब्रिटेन भेजा, वहां पर उसको किस प्रकार सम्मानित किया वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद में आगे और एक चर्चा की थी हमने कि इस घटना की जांच के लिए कांग्रेस ने जो है वो एक आयोग गठित किया, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय और मदन मोहन मालवीय ने इस घटना को जानबूझ करके किया गया एक कृत्य बताया। और इसके बाद में अपनी चर्चा ये हुई थी कि मदन मोहन मालवीय ने यहाँ पर 1500 लोगों के मरने की सूचना दी, जबकि हंटर आयोग ने मात्र कितने लोगों की मरने की सूचना दी? 379। अब क्या है कि यहाँ पर एक जांच आयोग बैठा है जिसका नाम क्या है? हंटर आयोग। इस हंटर आयोग की जो रिपोर्ट आई, हंटर आयोग की जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के बारे में गांधी की एक टिप्पणी आई थी। टिप्पणी क्या थी कि इस रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती याद रखना। ये जो है यानी कि लाइन आएगी भी पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती की संज्ञा महात्मा गांधी ने किसको दी है? तो हंटर रिपोर्ट को। किसको दी है? हंटर रिपोर्ट को। दोबारा बोलना, क्या नाम लिया? पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती। अब क्या है कि ये एक आयोग गठित हो गया, हंटर आयोग, जिसने रिपोर्ट भी दे दी और ये मामला शांत कर दिया भारत के अंदर। अब इसके बाद में क्या था कि एक घटना और घटित हुई जिसे अपने पढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था भारत के अंदर? तो ये हुआ था 1919 के अंदर। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919। अब क्या कहानी है ये खिलाफत आंदोलन, थोड़ा सा समझना। हालांकि इसका भारतीय राजनीति से ज्यादा कोई संबंध नहीं था, फिर भी इससे क्यों सुनाते हैं, ठीक है। अब ये है क्या, देखो अपने पढ़ा था प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा विश्व युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध। और ये विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से लेके 1918। दो गुट बताए थे मैंने आपको, एक तरफ तो मित्र राष्ट्र और एक तरफ मैंने आपको बताए थे कौन से? दूरी राष्ट्र। अब अगर अपने इनके संगठनों की अगर अपने बात करें, मित्र राष्ट्र में कौन थे, दूरी राष्ट्र में कौन थे, तो मैंने आपको एक तरफ बड़ी बड़ी शक्तियां बताई, जिनमें एक तो कौन सी है? अमेरिका। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन भी है, ब्रिटेन के अलावा इसमें रूस भी है, रूस के अलावा इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है। और अगर अपनी बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन जो है वो इसके कई सारे औपनिवेशिक देश थे, जिनमें से एक भारत भी था। और यहां पर दूरी राष्ट्रों की अगर अपनी बात करें तो इसमें कौन कौन से हैं? इटली है, इटली के अलावा जर्मनी है, जर्मनी के अलावा एक है जापान। कौन सा? जापान। और जर्मनी की ओर से ही शामिल हुआ था इसमें एक और देश, कौन सा? तुर्की। अब क्या है कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारतीयों ने इस विश्व युद्ध में अपनी सेना भेजने से मना कर दिया, भाई हम तो आपके साथ में जो है वो युद्ध लड़ने नहीं जाएंगे। कारण ये था कि आप हमें स्वतंत्रता दो और हम आपका साथ देंगे। दूसरी बात ये, हिंदुओं ने मना किया कि हम तो समुद्र पार युद्ध करने नहीं जाएंगे, जबकि मुसलमानों ने कहा भी हमारे खिलाफ जो है सामने के पक्ष के अंदर जो है वो तुर्की युद्ध कर रहा है। और तुर्की का जो सबसे बड़ा जो नेता था उसका पद किसका था? खलीफा। और ये जो तुर्की का खलीफा था ये मुसलमान जगत का सबसे बड़ा धर्मगुरु था। तो इन्होंने मना कर दिया, भारतीय मुसलमानों ने, भी हम तो अपने खलीफा के खिलाफ युद्ध करने नहीं जाएंगे। अब क्या है कि इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिनका नाम है लॉयड जॉर्ज। क्या नाम है? लॉयड जॉर्ज। लॉयड जॉर्ज ने जो है वो भारतीयों को आश्वस्त किया था, भारतीय मुसलमानों को, कि हम तुर्की के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे और ये खलीफा का पद जो है वो आपका सुरक्षित रखा जाएगा, आप युद्ध में एक बार शामिल हो जाओ, ठीक है, तुर्की को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब इसके बाद में क्या हुआ था, थोड़ा सा सुनना। जब ये प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, खत्म कितनी तारीख को हुआ? 11 नवंबर 1918 को। 11 नवंबर 1918। 11 नवंबर 1918 को जो है वो प्रथम विश्व युद्ध जो है ये समाप्त होता है, ठीक है, इसकी समाप्ति की तारीख है ये 11 नवंबर। अब क्या था कि जब ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इन्होंने जो है वो, इस दल ने जो है वो भारतीयों के साथ में जो वादा किया था, इस वादा खिलाफी करते हुए इन्होंने जो है वो तुर्की का धीरे धीरे करके विभाजन करना शुरू कर दिया। और तुर्की का जब विभाजन किया जा रहा था, यानी कि जो भारतीय मुसलमानों के साथ में जो इन लोगों ने वादा किया था, उस वादे को जब तोड़ा जा रहा था तो इस घटना को जो है वो एक अखबार के अंदर, भारत के अंदर छापा जाता है। अखबार का नाम है कामरेड। क्या नाम है? कामरेड, जिसको चलाते थे दो व्यक्ति, एक का नाम है मोहम्मद अली
क्या नाम है, मोहम्मद अली, और एक का नाम है शौकत अली। क्या नाम है, शौकत अली। ये दोनों भाई थे और इन्होंने अपने अखबार कामरेड के अंदर इस घटना को प्रकाशित किया भी किस प्रकार से जो है वो ब्रिटेन की सरकार ने या जो है वो इन मित्र राष्ट्र के दलों ने जो है वो भारतीय मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है, और आज ये लोग जो है वो खलीफा के पद को समाप्त करने पर आ गए हैं। अब क्या है कि जब इन दोनों ने ये घटना छापी तो जाहिर सी बात है भारत के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके मन में जो है अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना पनपेगी। अब इसी चीज का फायदा उठा करके जो है वो महात्मा गांधी मुलाकात करते हैं किससे, शौकत अली और मोहम्मद अली से, ठीक है। और इनको जो है वो प्रेरित करते हैं भी आप भारत में एक बड़ा आंदोलन चलाओ। प्रेरित कैसे किया कि आप भारत में एक आंदोलन चलाओ। तो भाई ये दोनों के दोनों तो पत्रकार थे, आंदोलन चलाना इनके बस की बात नहीं थी। इन्होंने मना कर दिया भी हम तो आंदोलन नहीं चला सकते, हमारे छापना हमारे बस का था, हमने छाप दिया। अब आंदोलन वगैरह कैसे चलते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है। अब क्या है कि महात्मा गांधी ने जो है वो यहाँ पर इन लोगों को साथ में लेकर के सितंबर 1919 के अंदर जो है वो एक कमेटी बनाई जिसका नाम है खिलाफत कमेटी। क्या नाम है, खिलाफत कमेटी। और इस खिलाफत कमेटी के द्वारा जो है वो 17 अक्टूबर 1919 को जो है वो एक दिवस मनाया गया पूरे भारत के अंदर जिसका नाम है अखिल भारतीय खिलाफत दिवस। अखिल भारतीय खिलाफत दिवस। अगर अपने से पूछे भी खिलाफत दिवस कब मनाया गया था तो कब मनाया गया था, 17 अक्टूबर 1919 पूरे भारत में घोषणा कर दी भी आज जो है वो अखिल भारतीय खिलाफत दिवस मनाएंगे, अंग्रेजों की खिलाफत करेंगे हम लोग। अब क्या था कि ये जो एक प्रकार से दिन के रूप में ये जो घटना घटित हुई, इसके बाद में जो है आगे उल्लेख मिलता है भी 26 दिसंबर 1919 को इस अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की जो है वो दिल्ली के अंदर जो है वो एक मुलाकात हुई, या दिल्ली के अंदर जो है वो इसकी एक मीटिंग बुलाई गई। अब क्या है कि इस अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की जब मीटिंग बुलाई जाती है तो इस मीटिंग में जो है वो मुसलमानों का एक उभरता हुआ युवा नेता जिसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी यहां पर इस मीटिंग के अंदर भाग लेने आया, जिसका नाम क्या पढ़ते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। अब क्या है कि मोहम्मद अली जिन्ना जब यहां पर दिल्ली के अंदर इस अखिल भारतीय जो खिलाफत कमेटी है उसकी मीटिंग के अंदर जब आया तो जिन्ना ने जो है वो इस खिलाफत आंदोलन का विरोध किया। कैसे, क्या जिन्ना का क्या कहना था, जिन्ना कहता है भी इस घटना का भारतीयों से कोई लेना देना नहीं है, विश्व जो है वो मुसलमानों से भरा पड़ा है, हम जो है वो हमें जो है वो भारतीयों की या फिर भारत की जो है वो सोचनी चाहिए, हमें अन्य देशों से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं तो जो है वो इस आंदोलन का समर्थन नहीं करूंगा। अब क्या है कि एक बड़े नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने जब अपना हाथ पीछे ले लिया तो जो है वो महात्मा गांधी इसको ज्यादा लंबी दूर तक नहीं ले जा पाए, और उल्लेख मिलता है कि जून 1920 के अंदर ये आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। कौन सा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। अब क्या था कि जब मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया, खिलाफत आंदोलन का मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया, तो यहां पर जो है जो भारत के कांग्रेस के नेता थे उन्होंने गांधी के ऊपर टिप्पणी की थी भी जब ये मुसलमान खुद ही जो है यानी कि खिलाफत आंदोलन चलाना ही नहीं चाहते तो गांधी तू क्यों जो है इनका साथ दे रहा है। तब गांधी का एक उत्तर आया था कि मैं इस घटना के अंदर जो है वो हिंदू और मुसलमान की 100 साल की एकता देख रहा हूं, ठीक है। इस आंदोलन के अंदर जो है मैं मुसलमानों और हिंदुओं की 100 साल की एकता को देख रहा हूं, इसलिए मैं इस आंदोलन के साथ खड़ा हूं, ठीक है। तो ये एक बीच में घटना घटी थी जिसको अपने पढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन। अब क्या था कि इसके बाद में एक थोड़ा सा और सुनना आप लोग, 1920 के अंदर जो है अपनी तारीख याद रखनी है, 10 अगस्त 1920 को एक संधि हुई थी जिसका नाम है सीवर्स की संधि। कौन सी संधि, सीवर्स की संधि। और इस संधि के माध्यम से जो है वो अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया। तुर्की का क्या कर दिया, विभाजन। किस संधि के माध्यम से, सीवर्स की संधि जो कब हुई थी, 10 अगस्त 1920। तुर्की का विभाजन कर दिया और इसके बाद में जो है वो तुर्की के अंदर जो है वो अंग्रेजों ने एक नया शासक बना दिया 3 मार्च 1924 को। 3 मार्च 1924 को नया शासक मिला तुर्की को जिसका नाम है मुस्तफा कमाल पाशा। क्या नाम है,
मुस्तफा कमाल पाशा। अब क्या है, जो मुस्तफा कमाल पाशा है, जब ये शासक बनता है तो इसने घोषणा कर दी कि आज के बाद में तुर्की में कोई खलीफा का पद नहीं रहेगा, और आज के बाद में तुर्की जो है वो एक प्रकार से धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। घोषणा खुद शासक नहीं कर दी भी, ना तो कोई खलीफा का पद रहेगा, ना मुझे खलीफा बनना है। आज के बाद में तुर्की जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। किसी भी धर्म का हम लोग समर्थन विशेष रूप से नहीं करेंगे। अब क्या था कि जब ये घटनाएं घटी तो जाहिर सी बात है भी, जब खुद खलीफा जो है वो वही खलीफा नहीं बनना चाहता तो इन लोगों के आंदोलन करने से क्या होगा। समझ आ रही है बात आपको। दो घटना मैंने आपको बताई है, आज एक बार दोबारा रिकॉल करना मेरे साथ में। पहले अपने जो है वो चर्चा की किसकी, खेड़ा आंदोलन। कब शुरू हुआ, 1918। भारत का प्रथम सुव्यवस्थित किसान आंदोलन माना जाता है। वैसे किसान आंदोलन बहुत हुए हैं, आपने बिजोलिया पढ़ा, 1897 से शुरू हुआ था, लेकिन ये तो शुरू कब हुआ, 1918। लेकिन अगर ये शब्द लग जाए ना सुव्यवस्थित, तो अपने कौन सा बताएंगे, खेड़ा। इससे पहले हालांकि चंपारण हुआ था, लेकिन वो इतना सुव्यवस्थित नहीं था, कम समय के अंदर इसने उपलब्धि हासिल की थी। 22 मार्च 1918 को क्या किया, यहाँ पर सत्याग्रह शुरू, और हार्डिमन ने इस सत्याग्रह को गांधी का प्रथम वास्तविक सत्याग्रह है बताया। फिर अपने चर्चा की थी क्या इन लोगों ने मिलकर के यहाँ पर जो है वो खेड़ा के अंदर एक नया संगठन भी बनाया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। विठल भाई पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साथ देते हुए गांधी का यहाँ पर एक नई कमेटी बनाई थी, कौन सी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। फिर इसके बाद में अपनी चर्चा करते हैं एक एक्ट आया, कौन सा, रोलेट एक्ट। कब आया, 17 मार्च 1919। भारत में लागू कब हुआ, 21 मार्च को। तो गांधी ने इसके विरोध के अंदर जो है सत्याग्रह सभा बनाई, कब, 26 मार्च 1919 को। गिरफ्तार कहां से किया, पलवल रेलवे स्टेशन। कब किया, 8 अप्रैल 1919। कहां ले जाकर छोड़ा, मुंबई। पीछे सत्याग्रह सभा खत्म कर दी। अब क्या था, इसके बाद में अपने चर्चा की कि इस घटना के विरोध में एक बड़ी घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच में बैठी हंटर कमेटी को जो है वो पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती की संज्ञा किसने दी थी, महात्मा गांधी। फिर एक आंदोलन और हुआ भारत के अंदर जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन किस घटना के विरोध में हुआ, तुर्की के विभाजन। तुर्की के विभाजन का मतलब क्या है, यहाँ पर एक सबसे बड़ा पद था किसका, खलीफा। अब इसमें अपने क्या पढ़ा भी, इस घटना का सबसे पहले विरोध स्वरूप पत्र किसने लिखा, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली जिन्ना। इन दोनों ने किस अखबार के अंदर इस घटना को छापा, कामरेड। फिर अपने चर्चा की कि महात्मा गांधी ने खिलाफत कमेटी का गठन कब किया, सितंबर 1919। अखिल भारतीय खिलाफत दिवस कब मनाया गया, 17 अक्टूबर 1919। इनकी एक सभा हुई दिल्ली के अंदर कब, 26 दिसंबर 1919। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी का विरोध किया। तो गांधी का उत्तर क्या था कि मैं इस घटना के अंदर हिंदू और मुसलमान की 100 साल की एकता को देख पा रहा हूं। अब क्या था कि इसके बाद में अपनी चर्चा की कि ये आंदोलन जून 1920 में स्वतः ही समाप्त हो गया। पीछे सिवर्स की संधि कब हुई, 10 अगस्त 1920। तुर्की का विभाजन, 3 मार्च 1924 को नया खलीफा बना कौन, मुस्तफा कमाल पाशा, जिसने अपने आप को खलीफा के पद से मुक्त कर लिया, तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया। फिर आप देखो इसके बाद में एक बड़ा आंदोलन अपने आगे पढ़ेंगे, जिसको पढ़ते हैं अपने असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन। अब ये क्या है असहयोग आंदोलन, सुनना एक बार आराम से। देखो महात्मा गांधी का एक आंदोलन, यानी कि इसमें मुख्य चेहरा महात्मा गांधी नहीं थे। हालांकि दिल्ली के अंदर जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो अधिवेशन हुआ था, मीटिंग हुई थी, उसमें अध्यक्षता महात्मा गांधी कर रहे थे। अध्यक्षता कौन कर रहे थे वहां पर, महात्मा गांधी। लेकिन खिलाफत आंदोलन के दो मुख्य चेहरे थे, कौन कौन से, अली बंधु। एक तो मोहम्मद अली और एक शौकत अली। अब क्या था कि इसके बाद में महात्मा गांधी ने जो है इन दोनों भाइयों को प्रेरित किया भी आप एक नया आंदोलन चलाओ। किस किस को, मोहम्मद अली और एक का नाम मैंने आपको क्या बताया, शौकत अली। ठीक है, इन दोनों को एक नए आंदोलन के लिए प्रेरित किया और इन दोनों के नेतृत्व में जो है वो 1 अगस्त 1920 को जो है वो एक नया आंदोलन शुरू हो गया, असहयोग आंदोलन। लेकिन अपने क्या पढ़ा कि ठीक 31 जुलाई 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था।
ठीक है। तो इस आंदोलन को जो है वो 1-2 दिन आगे खिसकाया गया। माना जाता है कितनी तारीख को, 2 अगस्त 1920, कई जगह पर 8 अगस्त 1920 भी है। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आंदोलन शुरू हो गया अगस्त 1920 में, कौन सा, असहयोग आंदोलन। अब क्या एक आंदोलन शुरू तो हो गया लेकिन इसमें ज्यादा भीड़ नहीं जुट रही थी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के नेतृत्व में पहले ही भारतीय जो हैं वो एक आंदोलन को असफल बना चुके थे। किस आंदोलन को? खिलाफत। इसलिए इन दोनों का ज्यादा कोई नेतृत्व नहीं होने के कारण इनके साथ में लोग जमा नहीं हुए। अब क्या था कि इसके बाद में सितंबर 1920 के अंदर, सितंबर 1920 के अंदर जो है वो लाला जी की अध्यक्षता के अंदर जो है वो कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ। कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन आयोजित होता है जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? लाला लाजपत राय। अब क्या है कि इस अधिवेशन के अंदर मोहम्मद अली और शौकत अली ने जो है अपने इस आंदोलन के अंदर कांग्रेस के समर्थन की बात की। ये कहते हैं भी हम दोनों भाइयों ने भारत में एक नया आंदोलन शुरू किया है, असहयोग आंदोलन, और हम चाहते हैं भी कांग्रेस हमारा साथ दे। लेकिन यानी कि इस अधिवेशन के अंदर लाला लाजपत राय और इनके साथ में एक व्यक्ति और थे, CR दास, जिनको अपने पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। क्या नाम है? CR दास। अब क्या है कि CR दास और लाला जी ने जो है वो इन दोनों की बात को काट दिया भी हम आप लोगों के नेतृत्व में एक और आंदोलन को असफल होता नहीं देखना चाहते, आप लोगों का कोई योग्य नेतृत्व नहीं है। अगर आपको आंदोलन चलाना ही है तो आपको ये एक योग्य नेतृत्व लेकर आओ। अगर आपके पास में योग्य नेतृत्व है तो कांग्रेस आपके साथ होगी, अगर योग्य नेतृत्व नहीं है तो हम लोग आपका साथ नहीं देंगे। अब क्या था कि इन दोनों को आंदोलन में मुख्य चेहरा बनाया किसने था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी का नाम लिया इन दोनों भाइयों ने भी अगर आप हमें इस आंदोलन का मुख्य चेहरा नहीं बनाना चाहते तो हम जो है वो नाम सुझाते हैं किसका? महात्मा गांधी का। ठीक है, जो आदमी पहले से प्लानिंग कर रहा था वो उसकी प्लानिंग सक्सेस होगी, क्योंकि गांधी की योजना ही क्या थी कि मैं इन दोनों के नाम पहले रखूंगा, इन दोनों के नाम जब कैंसिल हो गए तो नाम अगला किसका आएगा? मेरा ही आएगा। अब क्या था कि इस आंदोलन के अंदर जो अली बंधु है उन्होंने नाम सुझा दिया किसका? गांधी का। ये आदमी ठीक है। अब क्या है कि कांग्रेस ने जो है वो इस आदमी पर विश्वास जताया। क्यों जताया? क्योंकि इस आदमी के नेतृत्व में 3 आंदोलन जो है वो सफल हुए थे जिसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं था। अब क्या है कि सभी लोग इस यानी कि महात्मा गांधी के बात के ऊपर सहमत होते हैं और इसको जो है महात्मा गांधी को जो है वो इस आंदोलन की बागडोर देने में सहमत हो गई। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा भी मुझे इस आंदोलन की जो है वो बागडोर लेने में कुछ समय लगेगा, मेरी कुछ योजनाएं हैं और इन योजनाओं को बनाने के बाद में जो है मैं इस आंदोलन को संभालूंगा। फिर क्या है कि इसके बाद में अपने आगे पढ़ते हैं कि दिसंबर 1920 के अंदर, ये मैंने आपको कैसा अधिवेशन बताया? विशेष। वैसे वार्षिक अधिवेशन हमेशा किस महीने में होता था? दिसंबर में। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। अब क्या है कि दिसंबर 1920 के अंदर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जिसे अपने पढ़ते हैं नागपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन है? नागपुर अधिवेशन। और इस अधिवेशन के अंदर जो है वो अध्यक्षता कर रहे थे हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां। और इस अधिवेशन के अंदर जो है वो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की बागडोर को अपने हाथ में लेते हुए 2 प्रकार की बातें जो है वो नेताओं को समझाई। जितने भी भारतीय इस अधिवेशन के अंदर आए हुए थे, जितने भी कांग्रेस के सदस्य आए हुए थे, उन लोगों के सामने इन्होंने 2 बातें रखी। एक तरफ तो बातें थी सकारात्मक, एक तरफ तो बातें कैसी थी? सकारात्मक, और एक तरफ इन्होंने बातें बताई कैसी? नकारात्मक। 2 प्रकार की बातें यहां पर रख दी भी इस आंदोलन को मैं तभी स्वीकार करूंगा या इस आंदोलन की बागडोर को मैं तभी स्वीकार करूंगा जब ये दोनों बातें मेरी मान ली जाएगी, और ये आंदोलन अगर इसी रूपरेखा से चलेगा तो मैं इस आंदोलन को चलाने के लिए तैयार हूं। अब ये सकारात्मक और नकारात्मक क्या थी? पहले नकारात्मक पढ़ते हैं अपने। नकारात्मक को विनाशात्मक भी लिखा जा सकता है, सकारात्मक को रचनात्मक भी लिखा जा सकता है। अब ये क्या थी? क्या पहली बात तो ये है भी जितनी भी हमारे पास में अंग्रेजों के द्वारा दी हुई जो सरकारी उपाधियां है ना, इनको अपने को त्यागना है। भी जितनी भी लोगों को अंग्रेजों ने जो सरकारी उपाधियां देकर के अपनी ओर मिला रखा है, पहले तो उनको ये उपाधियां त्यागनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है भी जो लोग इस आंदोलन से जुड़ेंगे उनको अपने सरकारी पदों का क्या करना पड़ेगा? त्याग। यानी कि जो सरकारी वकील हैं या जो है कोई कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल हैं, इन भारतीयों को जो है अपने पदों को त्यागना पड़ेगा। तीसरी बात यह है
भी हमें जो है वो विदेशी वस्तुओं का क्या करना पड़ेगा, बहिष्कार। क्या करना पड़ेगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना पड़ेगा। और चौथी बात ये थी कि हमारे जो सैनिक हैं, इन सैनिकों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि वो समुद्र पार युद्ध लड़ने ना जाए, समुद्र पार युद्ध लड़ने ना जाए। जबकि अपने क्या पढ़ा, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो जानबूझ करके इस आदमी ने युवकों को भर्ती करवाया, सार्जेंट की उपाधि बताई थी मैंने आपको। अब क्या था कि यहां पर सकारात्मक बातें क्या थी, क्या हमें जो है वो एक नकारात्मक बात और थी कि हमें जो है वो विदेशी शिक्षा को जो है वो इसका बहिष्कार करना है। और हमारी जो है सकारात्मक बात में ये थी कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति है, ये हमारी जो है वो राष्ट्रीय पद्धति पर आधारित होनी चाहिए। किस पर है, राष्ट्रीय पद्धति पर आधारित जो है वो शिक्षा व्यवस्था भारत में शुरू की जाए और विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किया जाए। दूसरी सकारात्मक बात क्या थी, क्या कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जाए, कांग्रेस में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जाए। अब युवा क्यों नहीं जुड़ पाते थे कांग्रेस से, उसके पीछे कारण यह था कि कांग्रेस के अंदर किसी भी व्यक्ति को जो है वो सदस्य बनने के लिए उसको एक 16 आना जो है वो एक शुल्क देना पड़ता था। कितने आना, 16 आना उसको जो है वो सदस्य के रूप में, सदस्य बनने के रूप में उसको शुल्क देना पड़ता था, जो प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। वो एक प्रकार से चंदा कह सकते हैं, अपने सदस्यता ग्रहण करने के लिए क्या देना पड़ता था, एक चंदा। तो इस जो है यानी कि सदस्यता शुल्क को घटा करके जो है सदस्यता शुल्क को घटाकर कितना कर दिया जाए, 4 आना। कितना कर दिया जाए, 4 आना सदस्यता शुल्क कर दिया जाए। इसके अलावा जो है वो हमें राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति पर आधारित जो है वो भारत के अंदर कॉलेज और स्कूल भी स्थापित करने पड़ेंगे। प्लस में जो है कांग्रेस के जितने भी आज के बाद में अधिवेशन होंगे उनके अंदर हम लोग अंग्रेजी भाषा के अंदर जो है वो वार्ता नहीं करेंगे, हम लोग हमारी जो है वो भाषा के अंदर वार्ता करेंगे। किस भाषा में, हिंदी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस की कार्य प्रणाली का जो है पता लगे, भी किस प्रकार से कांग्रेस काम करना चाहती है, आम व्यक्ति को भी कांग्रेस की कार्य प्रणाली समझ आ जाए। ठीक है, तो ये कुछ सकारात्मक बातें और कुछ नकारात्मक बातें। जब ये ड्राफ्ट लोगों को बताया गया, यहाँ पर आए हुए सदस्यों को, तो सभी लोगों ने इसको स्वीकार किया। और ये आंदोलन जो है, इस आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी ने वास्तविक रूप से बागडोर संभाली कब, दिसंबर 1920। शुरू तो कब हो गया था, 1 अगस्त 1920। कई जगह पर लिखा मिलेगा आपको भी महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की बागडोर जो है वो सितंबर 1920 में संभाल ली। हालांकि संभाल ली होगी, लेकिन वास्तविक रूप से कब संभाली थी, दिसंबर 1920। अब क्या है, इसके बाद में जब ये आंदोलन जो इस पद्धति पर शुरू हुआ, तो इसी पद्धति पर सबसे पहले अपनी जो है वो एक उपाधि है केसर ए हिंद। कौन सी उपाधि, केसर ए हिंद। 2 महात्मा गांधी के पास में पदक थे, मैंने आपको बताए, जुलू पदक और बोवर पदक। इनका त्याग किसने किया था, महात्मा गांधी। मैंने आपको बताए थे ना भी दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो है अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण 2 पदक दिए थे, एक तो जुल्लू पदक और एक बोवर पदक। और केसर ए हिंद की उपाधि कब दी थी, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण। तो ये तीनों जो चीजें हैं वो सबसे पहले किसने लौटाई, महात्मा गांधी। किसने लौटाई, बोलो, महात्मा गांधी। याद रखना, इसके बाद में अपने आगे और चर्चा करते हैं। तो एक नाम है CR दास, CR दास। उसके अलावा अगर अपनी बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके एक भाई थे जिनका नाम है विठल भाई पटेल। क्या नाम है, विठल भाई पटेल, विठल भाई पटेल। एक नाम है मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। और एक नाम है जवाहरलाल नेहरू। इन लोगों ने क्या है कि ये सारे के सारे मैंने आपको नाम बताए हैं ना, ये उस समय सरकारी वकील थे, अंग्रेजों के लिए सरकारी वकील थे। और इन लोगों ने अपनी सरकारी वकील की जो है, ये जो वकील की जो वकील का जो इनके पास में पद था, ये पद जो है वो इन्होंने त्याग दिया। उपाधियां किसने त्यागी, महात्मा गांधी ने। जबकि जो है वो यहाँ पर सरकारी वकील के जो जितने भी पद थे, उनके वकील के पद से इस्तीफा किसने दिया, तो ये नाम कौन कौन से हैं, CR दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। अब क्या है कि इसके बाद में अपने आगे और चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति पर आधारित, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति पर आधारित जो है पद्धति पर आधारित भारत के अंदर जो है वो स्कूल खोले गए। क्या खोले गए, स्कूल खोले गए।
और अगर अपनी चर्चा करते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति पर आधारित जो स्कूल हैं, सर्वाधिक 800 स्कूल खोले गए थे बंगाल में। सर्वाधिक 800 स्कूल कहां पर खोले गए थे? बंगाल। यानी कि अगर अपने से पूछे भी बंगाल के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति पर आधारित सर्वाधिक 800 स्कूल किस आंदोलन में खोले गए थे, तो कौन सा? असहयोग आंदोलन। इसके अलावा अगर अपनी बात करते हैं तो कुछ भारत के अंदर पाठशालाएं बनी, जैसे कि एक अगर अपनी बात करते हैं तो गुजरात पाठशाला। कौन सी? गुजरात पाठशाला। गुजरात पाठशाला के अलावा अपनी चर्चा करें तो महाराष्ट्र पाठशाला, महाराष्ट्र पाठशाला। इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो बिहार पाठशाला। कौन सी पाठशाला? बिहार पाठशाला। बिहार पाठशाला के अलावा एक आपने नाम सुना होगा, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय भी कब गठित किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। कई सारे जो विश्वविद्यालय गठित हुए, कई सारी पाठशालाएं बनी और सर्वाधिक 800 पाठशालाएं राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति पर आधारित कहां पर गठित हुई? बंगाल के अंदर। अब क्या था कि इसी क्रम के अंदर अपने चर्चा करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है, सुभाष चंद्र बोस को जो है वो कलकत्ता के अंदर जो है वो कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया। कलकत्ता कॉलेज का क्या बनाया गया? प्रिंसिपल बनाया गया था। किसके अंदर? किस आंदोलन के अंदर? तो किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन। ये कलकत्ता जो कॉलेज है, ये कलकत्ता कॉलेज राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति पर आधारित गठित हुआ था और इसके अंदर प्रिंसिपल का पद ही किसको दे दिया गया? सुभाष चंद्र बोस को। अब क्या है कि इसी आंदोलन को आगे और जो है यानी कि लेकर जाने के लिए या इस आंदोलन के अंदर जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाने के लिए जो है वो आगे उल्लेख मिलता है। अपने चर्चा करते हैं थोड़ी सी, हिंदू मुस्लिम एकता किस प्रकार से इस आंदोलन में दिखाई गई थी। हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाने के लिए जो है अमृतसर के अंदर अपने पढ़ते हैं मंदिर है। अमृतसर का कौन सा मंदिर है? स्वर्ण मंदिर। अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है, इस मंदिर की चाबियां जो है वो सिखों ने सौंप दी थी सैफुद्दीन किचलू को। किसको? सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू जो कि एक मुस्लिम नेता थे पंजाब के, इनको जो है वो स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंप दी। किसने? सिखों ने, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाया जाए। और आर्य समाज के एक बड़े नेता थे। किस समाज के? आर्य समाज के एक बड़े नेता थे जिनका नाम है श्रद्धानंद। क्या नाम है? श्रद्धानंद। श्रद्धानंद ने जो है वो दिल्ली की जामा मस्जिद में जाकर के भाषण दिया था। किस मस्जिद में? जामा मस्जिद में जाकर के भाषण दिया। और ये घटनाएं दर्शाती है भी किस प्रकार से भारतीय इस आंदोलन में एक हुए। ठीक है, सरकारी वकीलों ने अपनी उपाधियां त्यागी और भी बहुत सारे जो है वो भारत के अंदर बहिष्कार किए गए थे। फिर अपने चर्चा करते हैं आगे और एक घटना थी। अब क्या था कि मार्च 1921 के आते आते, कब? मार्च 1921 के आते आते इस आंदोलन को चलाने के लिए कांग्रेस के पास में पैसे कम पड़ गए। पैसे कम थे, आंदोलन जो था वो भारत के अंदर काफी जगह फैल रहा था और इस आंदोलन को आगे सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए पैसों की आवश्यकता महसूस हुई। तो उल्लेख मिलता है भी कांग्रेस ने जो है वो काठियावाड़ से, कहां से? काठियावाड़। काठियावाड़ कहां पर पड़ता है? गुजरात। काठियावाड़ गुजरात से जो है वो कांग्रेस ने घोषणा की भी हम भारत के अंदर एक फंड बना रहे हैं, तिलक स्वराज फंड। और इस फंड के अंदर जनता चाहे तो अपने जो है वो मन से जो है वो यानी कि दान कर सकती है। और तिलक स्वराज फंड के अंदर एक साल के अंदर 1 करोड़ रुपए वसूल करने का जो है वो एक प्रकार से टारगेट रखा गया भी अपने 1 साल के अंदर जो है वो 1 करोड़ रुपए जनता इसके अंदर दे देगी। अब ये बात मैंने आपको बाल गंगाधर तिलक वाले टॉपिक में भी बताई थी। अब क्या था कि ये तिलक स्वराज कोष गठित कर दिया और इस कोष के अंदर जो है मात्र 6 माह के अंदर जो है वो कांग्रेस को बाल गंगाधर तिलक के नाम पर जो है वो लोगों ने 1.5 करोड़ रुपए दान कर दिए। यानी कि इस आंदोलन को चलाने के लिए कांग्रेस के पास में पर्याप्त पैसा कहां से आया था? तिलक स्वराज्य फंड से। और तिलक स्वराज्य जो फंड गठित किया गया था, स्वराज्य फंड है, सॉरी, तिलक स्वराज्य फंड, और ये जो पैसा आया था वो जनता से आया था। अब क्या है कि इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं तो महात्मा गांधी की सभा हो रही थी मदुरै के अंदर। कहां पर हो रही थी? मदुरै। और ये जो मदुरै है वो कहां पर है? कर्नाटक। मदुरै के अंदर महात्मा गांधी की सभा हो रही थी अप्रैल के अंदर, अप्रैल 1921। और महात्मा गांधी यहां पर जो है वो खादी पर अपने विचार दे रहे थे। किस पर? खादी पर। लोगों को जो है एक प्रकार से सम्मेलन के अंदर यहाँ पर जो है संबोधित कर रहे थे और खादी के ऊपर इनके विचार चल रहे थे। लोगों को कहा जा रहा था भी आप लोगों को खादी पहननी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप खादी का प्रयोग करो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो,
विदेशी कपड़े आप लोग मत पहनो। तब क्या है कि कोई एक युवक खड़ा हुआ सभा में से और उसने गांधी जी से कहा, भी गांधी जी जो खादी है वो बहुत ज्यादा महंगी है, खादी का एक कपड़ा अपने खरीदते हैं तो उसके बदले अपने विदेशी 5 कपड़े पहन सकते हैं, खादी बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है, हम लोगों के बस की बात नहीं है। अब क्या है कि महात्मा गांधी ने अपना कुर्ता और अपना जो है वो यानी कि अपने कुर्ते को इन्होंने फेंका उतार करके और इन्होंने कहा भाई अगर आप खादी नहीं पहन सकते तो आपको अपनी आवश्यकता कम करनी पड़ेगी, उतना ही कपड़ा तन पर रखो जितना आपको जरूरत है, उसके अलावा आपको कपड़ा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ भी हो जाए हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना ही पड़ेगा। अगर आप पूरे शरीर के लिए खादी नहीं खरीद सकते तो केवल लंगोटी खरीद लीजिए और आज के बाद में मैं जो है इसी लंगोटी में ही आपको दिखूंगा। और बाद में अपने देखते हैं अभी महात्मा गांधी ने कभी भी जो है यानी कि कुर्ता नहीं पहना। और ये जो घटना है वो किस सभा की है, तो मदुरै, जो कहां पर घटित हुई थी, कर्नाटक। अब इसके बाद में आप आगे और सुनना कहानी क्या थी कि जब ये आंदोलन जो है वो अपने परवान पर चढ़ चुका था, पूरे भारत के अंदर जो है फैल चुका था, तब क्या है कि महात्मा गांधी रुके हुए थे बारदोली में। कहां पर रुके हुए थे? बारदोली। और बारदोली कहां पर पड़ता है? गुजरात। बारदोली गुजरात से महात्मा गांधी ने 1 फरवरी 1922 को तात्कालिक भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग को पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा? लॉर्ड रीडिंग, जो उस समय भारत के क्या थे? वायसराय। पत्र में क्या लिखा कि अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर, अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर कांग्रेस की बातें नहीं मानी, हमारी मांगे नहीं मानी, तो मैं भारत में एक और आंदोलन चलाऊंगा, एक और आंदोलन चलाऊंगा। और ये जो आंदोलन होगा वो लगान बंदी के खिलाफ होगा। किसके ऊपर? लगान बंदी के ऊपर होगा। हम लोग आपको जो है जितना भी किसान लगान दे रहे हैं, ये लगान भी क्या करवा देंगे? बंद। इसके अलावा इस आंदोलन का जो है वो नाम रखा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि ये जो आंदोलन है वो भारत में मैं शुरू करूंगा। और ये जो है एक प्रकार से चेतावनी स्वरूप पत्र लिख दिया किसको? लॉर्ड रीडिंग। 7 दिन का टाइम भी दे दिया, भी 7 दिन के अंदर अंदर आपको जो यानी कि कोई ना कोई निर्णय लेना ही पड़ेगा। अब क्या है कि जब तक लॉर्ड रीडिंग का कोई रिप्लाई आता, उससे पहले ही जो है वो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के अंदर, कहां पर है? गोरखपुर। गोरखपुर के अंदर, गोरखपुर कहां पर है? यूपी। यहां पर एक स्थान है, एक पुलिस स्टेशन था चोरा चोरी। कौन सा? चोरा चोरी। इस चोरा चोरी पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो एक हिंसा हुई और हिंसा के अंदर स्थानीय लोगों ने, जो आंदोलनकारी थे, उन लोगों ने मिलकर के 23 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया। अब क्या है कि यहां पर इतने लोगों को जब जिंदा जलाया गया पुलिस कर्मियों को, तो महात्मा गांधी ने अपने इस आंदोलन को जो है वो 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया, यानी कि इस आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। अब क्या है कि जब यह आंदोलन स्थगित हुआ तो सबसे ज्यादा विरोध किया सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने यहां पर एक टिप्पणी की थी कि यह भारत का दुर्भाग्य है और गांधी की मूर्खता है भी जब यह आंदोलन परिणाम देने वाला था तो इस आंदोलन को बंद कर दिया। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। आंदोलन वापस ले लिया। अब क्या है कि इस बात के ऊपर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो भारी विरोध किया गया, इस विरोध के ऊपर महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी को मरना मंजूर है लेकिन उसको हिंसा पसंद नहीं है। मुझे हिंसा स्वीकार नहीं है, मैं मर जाऊंगा फिर भी मुझे हिंसा स्वीकार नहीं है। ठीक है। अब क्या है कि ये जो घटना घटी, इस घटना से जो है वो ये बड़ा आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन, ये वापस ले लिया। कब ले लिया? 12 फरवरी 1922। फिर यहाँ पर एक जांच कमेटी बैठी और जांच कमेटी के अंदर इस घटना के दोषी माने गए असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारी, और उल्लेख मिलता है कि 170 जो है वो लोगों को यहां पर इस घटना का दोषी मान करके गिरफ्तार कर लिया और 170 लोगों को यहां पर फांसी की सजा सुना दी। कितने लोगों को? 170। अब इनकी फांसी रुकवाने के लिए वकालत करने आए मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने जो है वो वकालत करते हुए यहां पर जो है वो इन लोगों में से, मालवीय ने इन लोगों में से 151 लोगों की फांसी रुकवाई थी। कितने लोगों की? 151। कुल मिला के यहाँ पर 19 लोगों को इस घटना के जो है वो अपराधी मान करके यहाँ पर फांसी दी गई। 151 लोगों की फांसी रुकवा किसने दी थी? मदन मोहन मालवीय। अब ये घटनाएं घटी। अब क्या था कि असहयोग आंदोलन चलाया किसने था? महात्मा गांधी। तो जाहिर सी बात है भाई इस घटना के विरोध के अंदर महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। और महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को जो है वो क्या कर लिया गया?
गिरफ्तार। और एक अंग्रेज जो है वो न्यायाधीश है जिसका नाम है ब्रूमफील्ड। क्या नाम है? ब्रूमफील्ड। ब्रूमफील्ड ने महात्मा गांधी को 6 साल की सजा सुना दी। कितने साल की? 6 साल की। और बिना किसी शर्त के इनको जो है वो 5 फरवरी 1924 को जो है वो जेल से रिहा कर दिया। कब रिहा कर दिया? 5 फरवरी 1924 रिहा कर दिया बिना किसी शर्त के। लेकिन सजा सुनाई कितने साल की थी? 6 साल पूरे होने से पहले ही रिहा कर दिया। कितनी तारीख को? 5 फरवरी 1924। अब रिहा होने के बाद में महात्मा गांधी जो है वो सीधे कहां पर गए? दिल्ली। और दिल्ली में जाकर के इन्होंने 21 दिन तक जो है 21 दिन तक जो है वो उपवास रखा था। 21 दिन तक क्या रखा था? उपवास। और ये उपवास उन लोगों के लिए था जो चोरा चोरी हत्याकांड में मारे गए थे। ठीक है, इस हत्याकांड में जो अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे उनकी आत्मा की शांति के लिए गांधी ने जो है 21 दिन का दिल्ली में उपवास किया। अब अपने को आगे चर्चा करनी है भाई 1922 और 1924 के बीच में भारत में एक नई पार्टी बनी थी, स्वराज पार्टी। अब ये स्वराज पार्टी क्या है इसके ऊपर चर्चा करेंगे अपने कल। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी समझ आ गई आपको। बोलो आज अपने क्या क्या बातें पढ़ी हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले अपने जो है वो बात देखी थी ये वाली, भाई किस प्रकार से भारत में खेड़ा आंदोलन चला। खेड़ा आंदोलन के बाद में अपने आगे चर्चा की थी एक एक्ट के ऊपर। कौन सा एक्ट? रोलेट एक्ट। इसके विरोध के अंदर एक घटना हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में अपने एक आंदोलन देखा, कौन सा? खिलाफत, जिसमें 2 व्यक्ति थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। क्या क्या घटनाएं थी सारी बताई। फिर इसके बाद में अपने एक आंदोलन देखा असहयोग आंदोलन। किसने शुरू किया? मोहम्मद अली और शौकत अली। लेकिन बागडोर गांधी को कब मिली? सितंबर 1920, वास्तविक रूप से दिसंबर 1920। उपाधियां त्यागी गई। ठीक है, और कॉलेज या स्कूल बनाए गए जिनमें सबसे ज्यादा जो है वो यानी कि स्कूल कहां पर बने? बंगाल के अंदर। फिर अपने जो है सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हुए स्वामी सदानंद ने जो है वो जामा मस्जिद में जाकर के अपने जो है लोगों को भाषण दिए। और सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के अंदर जो है वो स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंपी। फिर इसके बाद में अपने चर्चा की मार्च 1921 के अंदर काठियावाड़ में तिलक स्वराज्य फंड का निर्माण कर 1.5 करोड़ रुपए का चंदा वसूल किया गया। मदुरै में जो सभा थी उसमें क्या घटना थी? बारदोली के अंदर यहां से जो लॉर्ड रीडिंग को पत्र लिखा। कब? 1 फरवरी 1922। घटना हो गई चोरा चोरी हत्याकांड। कब? 5 फरवरी 1922। और इनके विरोध के अंदर जो है वो 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने क्या टिप्पणी की ये भी अपने पढ़ा। महात्मा गांधी को जेल कब हुई? 10 मार्च 1922। और किसने सजा सुनाई? ब्रूमफील्ड। रिहा कब किया गया? 5 फरवरी 1924। बीच में एक पार्टी बनी थी, ये चर्चा करेंगे अपने कल।